देखिए, मार्केट में जितने भी बड़े-बड़े ट्रेंड फॉर्मेशन होते हैं या मूव्स आते हैं, वो मार्केट के बड़े प्लेयर्स या बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस की वजह से आते हैं। और अगर हमें ये पहले से ही पता लग जाए ये जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहाँ पर बाय कर रहे हैं और कहाँ पर सेल कर रहे हैं, तो हम भी इनकी पोजीशंस को फॉलो करके अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। और देखिए, इनकी पोजीशंस को पता करने के लिए जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, वो एक टूल का यूज करते हैं जो कि है कॉट रिपोर्ट। तो चलिए डिकोड करते हैं कि आखिरकार कॉट रिपोर्ट का मोस्ट इफेक्टिव वे में आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर यूज करके कैसे अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को बेटर बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये कॉट रिपोर्ट होती क्या है। तो देखिए, यूएस के अंदर एक डिपार्टमेंट है कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन। ये डिपार्टमेंट वीकली एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिस रिपोर्ट के अंदर ये क्लियरली बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की पोजीशंस का डेटा शो करते हैं। इसमें ये लोग क्लियरली बताते हैं कि ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो गोल्ड में या किसी फॉरेक्स पेयर्स में बाय कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं। और इसी रिपोर्ट को बोला जाता है कॉट रिपोर्ट या फिर कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट। ओके, अब देखिए, ये जो कॉट रिपोर्ट है वो हर फ्राइडे को रिलीज होती है। और इसमें जो जो ये जो डेटा होता है वो फ्यूचर्स मार्केट का डेटा होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि दो तरीके की मार्केट होती है, एक फ्यूचर्स मार्केट और एक स्पॉट मार्केट। अब देखिए, फ्यूचर्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होते हैं, जिसकी वजह से उसके डेटा को इजीली ट्रैक किया जा सकता है और उसी डेटा को कंपाइल करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। स्पॉट स्पॉट मार्केट एक डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट होता है, जिसकी वजह से उसके उसके जो डेटा है उसको इजीली ट्रैक नहीं किया जा सकता। लेकिन स्पॉट मार्केट जो होता है वो फ्यूचर्स मार्केट को ही फॉलो करता है, इसलिए हम फ्यूचर्स मार्केट के डेटा को ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं और उसको स्पॉट मार्केट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब देखिए, इसके अंदर जो डेटा होता है वो डिफरेंट टाइप के एसेट्स, मल्टीपल जो एसेट्स होते हैं उन सभी का डेटा हमारे पास मिलता है इस रिपोर्ट के अंदर। करेंसी मार्केट का, कमोडिटी का, स्टॉक मार्केट्स का, इन सभी फाइनेंशियल मार्केट्स का डेटा इसके अंदर रिलीज किया जाता है। ओके, एक जो इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है यहाँ पे, वो ये समझनी है कि देखिए, ये डेटा एवरी फ्राइडे को रिलीज होता है, लेकिन इसमें डेटा जो होता है वो कब तक का होता है। अब देखिए, ये जो डेटा होता है इसके अंदर वो लास्ट वेडनेसडे से लेके इस ट्यूसडे तक का डेटा होता है। यानी कि अगर इस फ्राइडे को रिपोर्ट रिलीज हो रही है तो उसमें जो डेटा होगा वो पिछले वेडनेसडे से लेके इस ट्यूसडे तक का डेटा होगा। 2 दिन का गैप रहेगा, उसके बाद में रिपोर्ट रिलीज होगी। ये समझना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2 दिन का गैप होता है वीक के अंदर, तब ये रिपोर्ट रिलीज होती है। ओके, तो चलिए अब समझते हैं कि ये जो सीएफटीसी डिपार्टमेंट है वो कितने टाइप की कॉट रिपोर्ट रिलीज करता है और कौन सी कॉट रिपोर्ट हमारे काम की है। तो देखिए, इसमें 4 तरीके की रिपोर्ट ये डिपार्टमेंट रिलीज करता है: सप्लीमेंटल, डिसएग्रीगेटेड, टीएफएफ और कॉट लेगेसी रिपोर्ट। ओके, तीनों का जो मोटिव है और जो तीनों का जो डेटा है वो बिल्कुल अलग अलग टाइप का होता है। सप्लीमेंटल रिपोर्ट जो होती है वो सिर्फ एग्रीकल्चरल कमोडिटी का डेटा शो करती है। ओके, जैसे कि वीट, राइस, इस तरीके की चीजें, वो केवल इसमें इस तरीके का डेटा हमें देखने के लिए मिलता है। डिसएग्रीगेटेड रिपोर्ट के अंदर जितनी भी टाइप की कमोडिटी है सिर्फ उसका डेटा देखने के लिए मिलता है, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनका डेटा इसमें नहीं होता है। टीएफएफ रिपोर्ट के अंदर केवल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे बॉन्ड हो गया, करेंसी मार्केट हो गए, स्टॉक मार्केट्स हो गए, इनका डेटा देखने के लिए मिलता है। उसमें कमोडिटी या मेटल्स वगैरह का डेटा देखने के लिए हमें नहीं मिलता है। लेकिन जो कॉट लेगेसी रिपोर्ट होती है वो ऑल इन वन रिपोर्ट है, यानी कि कमोडिटी, फाइनेंशियल मार्केट सभी का एक साथ डेटा हमें जिस रिपोर्ट में देखने के लिए मिलता है वो है कॉट लेगेसी रिपोर्ट। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम की जो रिपोर्ट है वो कॉट लेगेसी रिपोर्ट है, क्योंकि हमें पूरा डेटा एक साथ देखना है हर मार्केट का, इसलिए आपको सिर्फ ये वाली रिपोर्ट यूज करनी है, कॉट लेगेसी। इन तीनों रिपोर्ट्स को आपको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब एक बार गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि ये रिपोर्ट आपको कहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको कहाँ दिखती है और कैसी दिखती है। देखिए, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे कॉट रिपोर्ट तो इस तरीके के आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो सबसे पहली वेबसाइट जो आपके सामने खुलेगी वो सीएफटीसी की वेबसाइट ही खुलेगी। ओके, जब आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको दिखेगा टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा ये जो 4 रिपोर्ट हमने बात करी, एक लेगेसी रिपोर्ट, सप्लीमेंटल, डिसएग्रीगेटेड और टीएफएफ।
ये 4 रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं और चारों के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कौन सी रिपोर्ट में कौन सा डेटा शो होता है, जो कि हम एग्जैक्टली हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये 4 रिपोर्ट होती हैं, इनमें ये जो डेटा होता है वो इस टाइप से इनका डेटा होता है, जो कि हमने बात करी कि कॉट लेगेसी रिपोर्ट हमारे काम की है। सिर्फ एक रिपोर्ट ही हम लोग यूज करेंगे और इसी का यूज होता है मार्केट के अंदर, राइट। तो चलिए आप समझते हैं कि कॉट रिपोर्ट के अंदर डेटा को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है और किस तरीके से शो किया जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कॉट रिपोर्ट के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं या प्लेयर्स होते हैं उनको कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो देखिए जितना भी डेटा होता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है इस रिपोर्ट के अंदर, जिसमें 3 प्लेयर्स होते हैं, कमर्शियल प्लेयर्स, नॉन कमर्शियल प्लेयर्स या फिर नॉन रिपोर्टेबल प्लेयर्स। ओके, तो हम तीनों को समझते हैं कि ये तीनों प्लेयर्स क्या होते हैं। एक बार पहले दोबारा से इस वेबसाइट पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि कॉट रिपोर्ट आखिरकार दिखता कैसा है। तो आपको इस होम पेज पे आने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है, आपको 1 बाय 1 सभी रिपोर्ट दिख जाएंगी, जैसे कि यहाँ पे डिसएग्रीगेटेड रिपोर्ट दिख रही है, आपको दूसरे नंबर पे टीएफएफ दिख रही है और यहाँ पे आपको लेगेसी रिपोर्ट दिख रही है। जैसा कि हमने बात करी कि सिर्फ आपको कॉट लेगेसी रिपोर्ट ही चेक करनी है, तो सिर्फ हम यही देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दूसरे नंबर का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज वाला, उस पर आप शॉर्ट फॉर्म भी देख सकते हो, लॉन्ग फॉर्म भी इस रिपोर्ट का देख सकते हो। इस पर क्लिक करेंगे हम लोग तो आपके सामने इस तरीके की कॉट रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। इसके अंदर आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसमें 3 कैटेगरीज में सभी पोजीशंस को डिवाइड किया गया है। पहला नॉन कमर्शियल प्लेयर्स, फिर कमर्शियल प्लेयर्स और नॉन रिपोर्टेबल प्लेयर्स। ओके, 3 कैटेगरी में सारा डेटा डिवाइड किया गया है। अब इस रिपोर्ट को देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, कि आपको ये रिपोर्ट ऐसी कॉम्प्लिकेटेड टाइप की लग रही होगी, कैसे इसको एनालाइज करेंगे इतने नंबर्स को हम लोग। तो हम इस रिपोर्ट का एनालिसिस के लिए यूज नहीं करेंगे, इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हम लोग यूज करेंगे एनालिसिस के लिए, जिसको हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो 3 प्लेयर्स हैं वो होते कौन से हैं, क्योंकि ये समझने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि कौन से प्लेयर्स की पोजीशनिंग हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस के लिए। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कमर्शियल प्लेयर्स कौन से होते हैं। तो कमर्शियल प्लेयर्स बेसिकली हेजर्स होते हैं। ये मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं आते, ये सिर्फ हेजिंग के लिए, हेजिंग पर्पज से आते हैं। हेजिंग क्यों करते हैं ये लोग? अपने लॉस को मैनेज करने के लिए। देखिए ये जो कमर्शियल प्लेयर्स होते हैं इनका कोई रियल लाइफ बिजनेस होता है जिसको ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं प्राइस के ऊपर नीचे होने से। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल हम लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर मिल जाएगी कि एग्जैक्टली ये कमर्शियल प्लेयर होते कौन से हैं। मान के चलिए एक सिल्वर माइनिंग कंपनी है, ठीक है, ये कमर्शियल प्लेयर है, ठीक है। ये मार्केट में क्यों आएगा? अब देखिए ये माइनिंग कंपनी सिल्वर माइनिंग करती है, तो इसका काम क्या है, इसका मेन प्रोडक्ट क्या है, सिल्वर को बेचना। तो सिल्वर को इसको बेचना है। अब मान लीजिए सिल्वर का प्राइस अभी चल रहा है 1 लाख रुपए, ठीक है। ये जो सिल्वर माइनिंग कंपनी है इससे हैप्पी है, इस प्राइस से। ये चाहती है कि इसी प्राइस पे मेरी सिल्वर बिक जाए, मैं हैप्पी हूं, इससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन इसको जो ऑर्डर मिलने वाला है वो 3 महीने बाद मिलने वाला है। तो 3 महीने बाद 1 लाख तो रहेगा नहीं सिल्वर का प्राइस, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर इससे कम प्राइस हो गया तो इसका लॉस हो जाएगा, इसको कम प्राइस पे सिल्वर बेचनी पड़ेगी। इसको प्राइस ज्यादा हाइक नहीं चाहिए 3 महीने बाद भी ये 1 लाख से खुश है, तो ये क्या करेगा, फ्यूचर्स मार्केट में आएगा। फ्यूचर मार्केट में आके ये एक लॉट फ्यूचर का 1 लाख के आसपास की प्राइस का ये फ्यूचर लॉट क्या कर देगा, सेल कर देगा। अब सपोज करिए कि 3 महीने बाद जब इसका ऑर्डर आना है तो ये जब सिल्वर की प्राइस जो 1,10,000 पहुंच चुकी है, क्योंकि इसने फ्यूचर एक शॉर्ट कर रखा था 1 लॉट, तो उसको क्या होगा, 10,000 रुपए का उसमें लॉस हो रहा होगा फ्यूचर में, क्योंकि इसने सेल किया है तो इसको 10,000 का लॉस होगा। लेकिन अब इसकी जो सिल्वर बिकेगी वो 1,10,000 पे बिकेगी, यानी कि जो इसको यहाँ पे क्या होगा, 10,000 का प्रॉफिट होगा। यहाँ इसको 10,000 का लॉस हुआ, यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट हुआ। तो अब क्या हुआ, इसका नेट क्या हुआ, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इसको 1 लाख रुपए पे सिल्वर अपनी बेचने के लिए मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, 3 महीने बाद सिल्वर का प्राइस 10,000 रुपए कम हो गया। अब यहाँ पे इसको क्योंकि इसने फ्यूचर को शॉर्ट करके रखा है तो इसको यहाँ पे 10,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन इसको रियल जो सिल्वर जब ये बेचेगा उसको 90,000 पे बेचना पड़ेगा, यानी कि 10,000 का यहाँ पे इसको लॉस होगा। तो नेट अगेन इसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। इस तरीके से इसकी सिल्वर का जो प्राइस है बिल्कुल सिक्योर हो गया, लॉक हो गया। इसी पर्पज की वजह से सिर्फ जो कमर्शियल प्लेयर्स हैं वो मार्केट में आते हैं, या तो फ्यूचर को बाय करते हैं या सेल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन। क्योंकि अगर मान लीजिए ये
ये तो बेच रहे हैं सिल्वर को, लेकिन कोई प्लेयर होगा, जैसे मान लीजिए कोई ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसको गाड़ियों में अपना सिल्वर यूज करना है, तो वो सिल्वर माइनिंग कंपनी से खरीदेगी, तो वो भी अपने प्राइस को लॉक करना चाहेगी, तो इसने सेल किया है, वो बाय कर लेगी फ्यूचर को। इसी तरीके से कमर्शियल प्लेयर सिर्फ हेजिंग पर्पज के लिए फ्यूचर्स को बाय या फिर सेल करते हैं। इसीलिए इनकी जो पोजीशंस होती हैं वो हमारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि ये मार्केट को मूव नहीं करते, ये सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज करते हैं। मार्केट का जो मेन मूवर्स होते हैं वो होते हैं नॉन कमर्शियल प्लेयर्स। ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों का पैसा मैनेज करते हैं और लोगों का पैसा इनको इन्वेस्ट करके उन पे पैसा बना के, प्रॉफिट बना के, रिटर्न बना के उनको देना होता है। ठीक है, तो ये बड़े बड़े हेज फंड्स होते हैं, बड़े बड़े ये HNIs का जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो होते हैं ये। ठीक है, और बड़े बड़े मार्केट के फाइनेंशियल ट्रेडर्स होते हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो ये नॉन कमर्शियल कैटेगरी में आते हैं। इनका प्योर मकसद जो प्राइस जो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, उस प्राइस से ऊपर नीचे होने से पैसा कमाना होता है। इनका कोई हेजिंग वाला मकसद नहीं होता है। इसीलिए ये जो ट्रेंड फॉर्म करते हैं, ट्रेंड को राइड करते हैं, वो यही प्लेयर करते हैं। इसी को स्मार्ट मनी बोला जाता है। इसलिए हम जो जिनकी पोजीशंस हमारे लिए मायने रखती है और जिनकी पोजीशंस को हम ट्रैक करेंगे और फॉलो करेंगे, वो रहेगा नॉन कमर्शियल प्लेयर्स। ओके, जिसको आप स्मार्ट मनी भी बोल सकते हो। तीसरे प्लेयर्स होते हैं नॉन रिपोर्टेबल्स। ये होते हैं हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स। इनकी पोजीशनिंग को कोई ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है इस रिपोर्ट के अंदर भी और मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि इसको बोला जाता है डम मनी। तो इनकी पोजीशन से मार्केट ड्राइव नहीं होती है। मार्केट के मेन ड्राइवर्स ये होते हैं, तो हमें इनकी पोजीशन को फॉलो करना है, इनकी पोजीशंस को हमें इग्नोर करना है। ओके, एक चीज और आपको देखनी है कि कमर्शियल प्लेयर जो नॉन कमर्शियल प्लेयर्स हैं, उनकी पोजीशनिंग नॉर्मली ज्यादातर अपोजिट होती है, क्योंकि इनको क्या है, हेज करना होता है, इसलिए ये अपोजिट डायरेक्शन में ज्यादातर ट्रेड बनाते हैं, अपनी प्लान करते हैं। इनकी पोजीशन हमेशा अलग अलग होगी, यानी कि अगर ये बाय कर रहे हैं मार्केट में अग्रेसिवली, तो ये अग्रेसिवली सेल कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से अपोजिट पोजीशन होती है, जो हमें भी क्वार्टर रिपोर्ट के अंदर देखने वाले हैं। राइट, तो चलिए अब फाइनली समझते हैं कि क्वार्टर रिपोर्ट को आपको कैसे स्टडी करना है और कैसे इसका अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज करना है। तो देखिए, क्वार्टर रिपोर्ट के अंदर आपको सिर्फ दो चीजें देखनी होती हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक नेट पोजीशंस और एक कॉट इंडेक्स। नेट पोजीशंस आपको बताती है मार्केट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है अपकमिंग डेज में या फिर अपकमिंग वीक्स के अंदर। ठीक है, तो आपको इससे ट्रेंड पता चलता है कि नियर टर्म ट्रेंड क्या रहने वाला है। कॉट इंडेक्स आपको बताता है कि अगर कोई अप ट्रेंड चल रहा है तो कहीं उसका रिवर्सल तो नहीं होने वाला, या फिर डाउन ट्रेंड चल रहा है किसी पेयर के अंदर तो उसका रिवर्सल तो नहीं होने वाला। बेसिकली ये आपको रिवर्सल का इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। राइट, तो चलिए अब क्वार्टर रिपोर्ट के अंदर जाके देखते हैं कि किस तरह से इन चीज़ों को आपको स्टडी करना है। तो जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे क्वार्टर रिपोर्ट आपको कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, लेकिन आपको इसका यूज नहीं करना, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए। बहुत सारी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो इस डेटा को यहाँ से लेके इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में रिप्रेजेंट करती हैं आपके फॉरेक्स ट्रेडिंग में एनालिसिस के लिए। तो हम उन थर्ड पार्टी वेबसाइट्स का यूज करेंगे। ओके, तो सबसे बेस्ट वेबसाइट जो मेरे को लगती है, सबसे सिंपल, जिसका आपको यूज करना है, वो है tradingster.com। तो आप गूगल पे सर्च करिए ट्रेडिंगस्टर, तो आपके जैसे इस वेबसाइट्स को होम पेज पे जाएंगे आप, तो आपको सभी तरीके के जो पेयर्स हैं उनके क्वार्टर रिपोर्ट के ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे आपको। करेंसीज, ग्रेन्स, क्रिप्टो करेंसीज, इंडेक्सेस, सारे आपको दिख जाएंगे। तो देखिए, क्वार्टर रिपोर्ट को कैसे आपको अपनी ट्रेडिंग के अंदर यूज करना है, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम गोल्ड का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर आप लोग गोल्ड को ट्रेड करते होंगे। तो गोल्ड का एक बायस बनाते हैं हम कि इस वीक की क्वार्टर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग गोल्ड की डायरेक्शन क्या रहनी चाहिए। ओके, ठीक है, गोल्ड के एनालिसिस के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक गोल्ड का खुद का कॉट डेटा और DXY का डेटा। क्योंकि DXR और गोल्ड का इनवर्स रिलेशनशिप है, ये आप लोग सभी जानते ही होंगे पहले से। तो इसीलिए हम दोनों का कॉट डेटा देखेंगे, अभी उनकी पोजीशनिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग एक हम बायस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम गोल्ड का डेटा देख लेते हैं कि गोल्ड का कॉट डेटा आपको किस तरीके से देखना है। तो हम इसके ऊपर गोल्ड के कॉट डेटा के ऊपर हमने क्लिक कर दिया, और जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि आपको सिर्फ कॉट लेगेसी रिपोर्ट देखनी है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, एक कॉट और एक कॉट लेगेसी। तो कॉट लेगेसी वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ये वाली वेबसाइट खोलेंगे, आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको सबसे पहले जो दिखाई देगा ऑप्शन, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जैसा कि हमने बात करी कि 3 तरीके के प्लेयर होते हैं, तो यहाँ पे तीनों की पोजीशनिंग आपको दिख रही है, नॉन कमर्शियल, कमर्शियल और नॉन रिपोर्टेबल।
जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो नॉन कमर्शियल प्लेयर्स का डेटा है, तो हम इसी को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, लॉन्ग, शॉर्ट और स्प्रेड्स। यानी कि कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इस गोल्ड के अंदर मतलब लॉन्ग किए गए हैं, बाय किए गए हैं, कितने शॉर्ट किए गए हैं। स्प्रेड्स का डेटा आपको नहीं देखना, क्योंकि ये सिंपली वो डेटा होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स लॉन्ग भी करते हैं और शॉर्ट भी करते हैं एट द सेम टाइम, तो इसको स्प्रेड्स बोलते हैं, इसलिए ये डेटा हमारे काम का नहीं है। आपको लॉन्ग और शॉर्ट देखने हैं। अब यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट बात ये समझनी है कि आपको देखना क्या है इसमें। आपको डायरेक्टली ये नहीं देखना, आपको 2 चीज़ देखनी है, एक तो नेट पोजीशन और एक चेंज इन नेट पोजीशंस। आपको ये जो चेंजेस दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो इस चेंज का मतलब ये है कि पिछले वीक की कंपैरिजन में इस वीक कितनी पोजीशंस ऐड हुई हैं या फिर रिमूव हुई हैं। तो आप देख सकते हो कि लॉन्ग पोजीशन जो है उनमें भी 4000 के आसपास पोजीशन ऐड हुई है और शॉर्ट में भी ऐड हुई है सेम। तो बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं आया लॉन्ग और शॉर्ट की पोजीशन में इस वीक में। तो ये चेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कोई ड्रास्टिक चेंज है, जैसे कि अगर यहाँ पे होता कि अचानक से 20,000 पोजीशन यहाँ पे ऐड हो गई हैं और शॉर्ट पोजीशन में एक भी पोजीशन ऐड नहीं हुई या फिर रिमूव हुई है, तो एक अल्ट्रा बुलिश सिग्नल होता है। तो अगर कोई ड्रास्टिक चेंज आया है पिछले वीक में, तो वो हमारे लिए काफ़ी बड़ा इंडिकेशन होता है। ओके, तो यहाँ से 2 चीज़ मिलेंगी आपको, चेंजेस, ये चेंजेस पे आपको फोकस करना है कि इस वीक में कितना चेंज हुआ है, और आपको नेट पोजीशंस पे फोकस करना है। तो देखिए, लॉन्ग में से शॉर्ट माइनस करेंगे तो नेट पोजीशन आ जाती है, वो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दूसरा ऑप्शन यही मिल जाता है। तो अभी ये करंट पोजीशन का ग्राफ बताता है कि करंट पोजीशन गोल्ड के अंदर क्या चल रही है। तो ये ये तीनों प्लेयर्स आ गए हमारे सामने। तो आप देखेंगे कि 85.5% जो ट्रेडर्स हैं, नॉन कमर्शियल प्लेयर्स हैं, उन्होंने लॉन्ग किया हुआ है गोल्ड को, और सिर्फ 14.4% ट्रेडर्स ने शॉर्ट किया हुआ है। यानी कि जो नॉन कमर्शियल प्लेयर्स हैं अभी भी बुलिश बायस बना के बैठे हैं गोल्ड के अंदर क्लियरली, इसीलिए ये इतना ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ से आपको इस वीक में पोजीशनिंग पता लग जाती है कि कितने परसेंट प्लेयर्स इसको लॉन्ग कर रहे हैं, कितने परसेंट प्लेयर्स इसको शॉर्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि इस वीक में कितना चेंज आया है लॉन्ग और शॉर्ट के अंदर, उससे इस वीक का बायस मिल जाएगा आपको। अगर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आए, उसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड्स को प्लान करना है। ये वीक न्यूट्रल था, कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। ओके, अब आपको अगली जो चीज़ देखनी है जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है प्राइसेस एंड नेट पोजीशंस। मतलब कि नेट पोजीशंस का वीकली ऑन वीकली ट्रेंड क्या चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए, यहाँ पे क्लियरली ये ग्राफ दे रखा है इन लोगों ने, इस ग्राफ को आपको स्टडी करना आना चाहिए। तो देखिए, जो ब्लैक लाइन है वो कमर्शियल प्लेयर्स का डेटा शो कर रही है, जो ब्लू लाइन है वो नॉन कमर्शियल का डेटा शो कर रही है, और रेड लाइन नॉन रिपोर्टेबल्स का शो कर रही है। ओके, तो हमारे लिए कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ब्लू लाइन वाला, क्योंकि नॉन कमर्शियल का डेटा ये है। इसके अंदर आपको देखना क्या होता है, सिंपली आपको ट्रेंड देखना है कि जो नेट पोजीशंस है, ये नेट पोजीशंस का डेटा दिखा रहा है। नेट पोजीशंस वीकली ऑन वीकली इंक्रीज हो रही हैं, ट्रेंड उसका पॉजिटिव जा रहा है या घट रही हैं। अगर बढ़ रही हैं, बढ़ते हुए डायरेक्शन में जा रही हैं, तो यानी कि गोल्ड का जो व्यू है बड़े प्लेयर्स का वो पॉजिटिव है, उसमें वो लोग बाइंग कर रहे हैं लगातार। अगर ये ट्रेंड डाउन है, लगातार नेट पोजीशंस घट रही है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि बड़े प्लेयर्स जो है, नॉन कमर्शियल प्लेयर्स, गोल्ड को लगातार सेल कर रहे हैं, उनका व्यू नेगेटिव है। अभी यहाँ पे आप देखो कि देखिए, यहाँ से आप देखना स्टार्ट करें, ये जो डॉट्स देख रहे हैं ना आपको, ये एक वीक का डेटा दिखाता है, ये एक डॉट। तो देखिए, यहाँ से आप देखोगे जनवरी 2026 से लगातार नेट पोजीशंस में यहाँ से गिरावट आई थी। अब आप चार्ट के अंदर देखो, चार्ट के अंदर भी आप देखोगे तो इसी साल जनवरी से आपको लगातार एक बड़ा डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है गोल्ड के अंदर। गोल्ड के अंदर आप देखोगे कि इस साल के स्टार्टिंग से ही आपको एक बड़ा डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिला था। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ पे लगातार इसकी नेट पोजीशनिंग जो है वो घटी थी, यहाँ पे नेट पोजीशन ड्रास्टिकली घटी थी। तो इसी से हमें समझ जाना चाहिए था कि एक ड्रास्टिक चेंज हुआ है पोजीशनिंग के अंदर। ओके, लेकिन उसके बाद में ये साइडवेज चला, ठीक है, एक बार फॉल हो गया तो गोल्ड भी वहाँ से साइडवेज हो गया। अब आप देखोगे कि सिचुएशन यहाँ से थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से एक अप ट्रेंड टाइप का स्टार्ट हो गया है। यहाँ से क्लियरली एक देखोगे नेट पोजीशन लगातार इंक्रीज हो रही है, ठीक है। दूसरा डेटा आपको जो देखना है, ये कमर्शियल प्लेयर्स का जैसा कि मैंने बताया कि ये अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं एक दूसरे के हमेशा, ठीक है। जैसा कि आप ऊपर भी देखोगे
कि कमर्शियल्स तो लगातार लॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन सॉरी नॉन कमर्शियल लॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन कमर्शियल प्लेयर्स जस्ट अपोजिट है इसके, वो शॉर्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने बात करी है, नॉर्मली एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। ओके, तो ये हमें क्रॉस कन्फर्मेशन देता है। तो इसके अंदर आप लगातार डाउन ट्रेंड देख रहे हो, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है कमर्शियल पोजीशंस के अंदर, और इनकी जो नेट पोजीशंस है नॉन कमर्शियल प्लेयर्स की, वो लगातार इंक्रीज हो रही है। अब पिछले 2 वीक में ये फ्लैट रही है, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो मतलब हमें कोई सिग्निफिकेंट मूव देखने के लिए नहीं मिला, ठीक है। लेकिन जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। अगर इस वीक की पोजीशन थोड़ी पॉजिटिव आ जाती है अच्छी, तो हमें यहाँ से डेफिनेटली गोल्ड के अंदर एक पॉजिटिव मूव मिलेगा। क्यों? यहाँ पे ऑलरेडी जो नॉन कमर्शियल प्लेयर्स है, बड़े प्लेयर्स हैं, वो ऑलरेडी लॉन्ग करना इसको स्टार्ट कर चुके हैं, एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर चुके हैं गोल्ड को। तो यहाँ से बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि गोल्ड यहाँ से ऊपर जाएगा। ओके, तो ये डेटा जो है आपके लिए काम का है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये इस वीक का चेंज देखना है कि लॉन्ग के अंदर शॉर्ट के अंदर कितना बड़ा चेंज हुआ है, वो से एक डायरेक्शन मिलेगी आपको। फिर ये देखना है आपको कितने परसेंटेज लॉन्ग कर रहे हैं, कितने शॉर्ट कर रहे हैं। उसके बाद में नेट पोजीशंस का आपको ट्रेंड देखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये हमारी एनालिसिस हो गई किसके? गोल्ड के लिए। अब एक बार हम देख लेते हैं कि डॉलर इंडेक्स में अभी क्या चल रहा है। तो दोबारा से हम होम पेज पे चले जाते हैं और डॉलर इंडेक्स का क्वार्टर रिपोर्ट का डेटा खोलते हैं। तो गोल्ड से हमें पता लग गया कि गोल्ड का हमारा आउटलुक क्या होना चाहिए, यहाँ से पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नॉन कमर्शियल प्लेयर्स लगातार अपनी पोजीशंस को इंक्रीज कर रहे हैं, नेट पोजीशंस को इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर इंडेक्स दिख जाएगा आपको, इसका कॉर्ड डेटा हम खोल लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से हमें एक नेगेटिव ट्रेंड देखने के लिए मिलता है डॉलर इंडेक्स के अंदर, तो डेफिनेटली एक बड़ा ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने के लिए मिलेगा, एक अप ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा गोल्ड के अंदर। तो यहाँ से अगेन वही आपको सबसे पहले क्या देखना है, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशंस में कितना चेंज हुआ है। तो आप देखोगे कि दोनों पोजीशन दोनों में थोड़ा थोड़ा घटा है, यानी कि इस वीक कोई खास चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो ये हमारे लिए कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। अगर यहाँ पर कोई ड्रास्टिक चेंज होता तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि इस वीक में वो उस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड फॉर्म होता। ओके, तो हम फिर नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि 63% जो प्लेयर्स हैं वो लॉन्ग में बैठे हैं और 36% शॉर्ट में बैठे हैं। यानी कि अभी भी जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है बड़े प्लेयर्स का डॉलर को लेके, ठीक है। और ये क्यों है इसके बारे में अभी हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। ये हमेशा अपोजिट रहते हैं, तो आप इनको देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, आउटलुक अभी भी थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव है बड़े प्लेयर्स का। ओके, नेट पोजीशंस का डेटा ट्रेंड देख लेते हैं एक बार क्या हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए ये ब्लू लाइन नेट ये कमर्शियल नॉन कमर्शियल प्लेयर्स की लाइन है। तो यहाँ पे एक देखिए एक बहुत बड़ा जंप आया था यहाँ पे, और ये फिर साइडवेज चल रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे आप देखोगे लगातार, यहाँ से आप देख रहे हो कुछ समय से लगातार यहाँ पे एक पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है पोजीशंस के अंदर, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स के अंदर आप जो ट्रेंड देख रहे हो पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से जो ये जो ट्रेंड आप देख रहे हो लगातार, कि यहाँ से एक लंबा अप ट्रेंड जो आया था, ठीक है, ये जो ट्रेंड देख रहे हो वो उसी का नतीजा है। लगातार जो बड़े प्लेयर्स हैं इन्होंने लॉन्ग किया है, किसकी वजह से? जो ईरान यूएस वॉर हो रही है, ठीक है, सबसे बड़ा रीजन उसका ये है। और बीच में जो अभी नए फेड चेयरमैन बने हैं उन्होंने बोला था कि हम लोग यहाँ से एक बार और इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये वाला मूव आया था। ओके, तो इसलिए जो बड़े प्लेयर्स का जो आउटलुक है इसमें वो लगातार पॉजिटिव रहा है यहाँ से, लेकिन यहाँ से साइडवेज होना स्टार्ट हो गया है। तो अभी काफ़ी हाई पोजीशंस चल रही हैं और ये लो पोजीशन चल रही हैं। अब देखिए अगर यहाँ से अभी कोई वीकनेस नहीं दिखाई दे रही है हमें, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से अभी जैसे नेक्स्ट वीक का कॉर्ड डेटा आएगा, यहाँ से एक चेंज दिखाई देता है आपको, यहाँ से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता हुआ दिखाई देता है। जैसे किसी वीक में जो पोजीशन कम होती है और इसकी ज़्यादा होती है, तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाई देगा आपको गोल्ड के अंदर, ठीक है। तो इसलिए डॉलर इंडेक्स में कहीं कोई यहाँ से नेट पोजीशंस कम तो नहीं हो रही है, ये आपको हमें थोड़ा सा इसको चेक करते रहना है, ठीक है। वहाँ से एक लंबा अप ट्रेंड देखने के लिए मिलेगा आपको गोल्ड के अंदर। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस और डेटा के बेस पे आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी लास्ट वीक जो सीपीआई और पीपीआई का डेटा आया है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव आया है डॉलर के लिए। उस डेटा को बेस पे हम लोग ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि अब कोई भी इंटरेस्ट रेट यहाँ पे बढ़ाई नहीं जाएंगे यूएस के अंदर, बल्कि हो सकता है कि आने वाली मीटिंग में इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जाए।
इंटरेस्ट रेट घटाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है अब, जिसकी वजह से आप देखोगे कि इसी वीक का जो डेटा, अगला नेक्स्ट वीक का जो डेटा आने वाला है क्वार्टर इंडेक्स का, उसमें नेट पोजीशंस में एक अच्छा डाउनफॉल आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये मैं रिपोर्ट के रिलीज होने से पहले से ही आपको क्लेम कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि डेटा बहुत नेगेटिव था, तो इनकी पोजीशन जो होती है ना डेटा के बेस पे चेंज होती है। ओके, तो डेटा नेगेटिव आ चुका है, इसलिए ये पोजीशन पे आपको नेगेटिव दिखाई देगी। जैसे ही ये नेगेटिव होना स्टार्ट होगी, ये पॉजिटिव होना स्टार्ट होगी और गोल्ड के अंदर एक रैली आपको देखने के लिए मिल सकती है। ओके, तो ये हमारी एक नेट पोजीशंस की एनालिसिस होती है। इस तरीके से आप किसी का भी कर सकते हो। ओके, जैसे आपको अगर यूरो यूएसडी का करना है तो आप क्या करोगे, डॉलर इंडेक्स और यूरो करेंसी जो है उसका आप देखोगे। यूएसडी जेपीवाई का आपको करना है तो यूएसडी और जेपीवाई का अलग अलग आप कॉर्ड डेटा स्टडी करोगे और कोरिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। ओके, तो जिस भी पेयर में आप काम कर रहे हो उन दोनों करेंसीज का आपको कॉर्ड डेटा देखना है, फिर आपको देखना है कि किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड प्लान करना है। इस तरीके से ये हुआ पॉइंट नंबर 1 आपका कि किस तरह से आपको नेट पोजीशन से डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है। ओके, अब हम देखते हैं कि कॉट इंडेक्स का आपको किस तरीके से यूज करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको दूसरी वेबसाइट का यूज करना है जिसका नाम है insiderweek.com। ओके, इस वेबसाइट पे आ जाना है, आपको कॉट डेटा सर्च करेंगे तो वैसे भी सर्च में दिख जाएगी या फिर डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आप आ सकते हो। tradingstar.com पे क्या है, ये कॉट इंडेक्स दिखाई नहीं देता, इसलिए हम इस वेबसाइट का यूज कर रहे हैं। ओके, तो जैसे इस वेबसाइट के होम पेज पे आओगे कि इस तरीके से कॉट डेटा आपको दिख जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है आप देख रहे हो कि कॉट इंडेक्स का ही है। ओके, तो कॉट इंडेक्स इस वेबसाइट की अच्छी बात क्या है, कॉट इंडेक्स भी दिख जाता है आपको, ट्रेंड भी दिख जाता है कि मतलब ये ट्रेंड का इंडिकेशन बता देते हैं कि ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाला है या नेगेटिव ट्रेंड रहने वाला है। ओके, कॉट इंडेक्स बताता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। कॉट इंडेक्स आपको बताता है कि पिछले 6 महीने में जो नेट पोजीशंस है ना प्लेयर्स की, वो कौन से लेवल पे है, अभी एक्सट्रीम पे चल रही है बिल्कुल, या फिर लो पे चल रही है, या कहीं बीच में चल रही है। मतलब एक्सट्रीम पोजीशनिंग दिखाता है ये प्लेयर्स की। ठीक है, कि मतलब अभी पिछले 6 महीने की सबसे हाईएस्ट पोजीशंस पे बैठे हुए हैं वो, या फिर पिछले महीने की लोएस्ट पोजीशन पे बैठे हुए हैं, या फिर 60% पे बैठे हुए हैं, 50% पे बैठे हुए हैं। मतलब पिछले महीने की जो हाईएस्ट पोजीशन है उसके कंपेरिजन में अभी कितनी पोजीशनिंग पे बैठे हुए हैं प्लेयर्स, ये उसका बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स और गोल्ड का ही देख लेते हैं। जैसे डॉलर इंडेक्स का आप देखोगे यहाँ पे, तो डॉलर इंडेक्स का देखिए 0% दिखा रहा है। अब मैं यहाँ पे बता दूं, ये जो कॉट इंडेक्स है जो डेटा यूज करता है वो करता है किसका, कमर्शियल प्लेयर्स का। तो जहाँ पे 0 दिखा रहा है, तो अगर कमर्शियल प्लेयर्स का 0 दिखा रहा है तो इसका मतलब नॉन कमर्शियल का कितना होगा, 100% होगा। क्यों, क्योंकि जस्ट अपोजिट डेटा होता है नॉन कमर्शियल प्लेयर्स का। तो 0 है तो उनका 100% होगा। 100% का मतलब क्या हुआ उसका, कि पिछले 6 महीने की हाईएस्ट लॉन्ग पोजीशन करके बैठे हुए हैं जो नॉन कमर्शियल प्लेयर्स हैं। यानी कि अब बहुत ज्यादा पैसा बचा नहीं है और इनफ्लो के लिए पूरा पैसा इनफ्लो किया जा चुका है। ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन का मतलब ये होता है। तो जब ये 100% हो जाए ना, या फिर कमर्शियल का 0% हो जाए, तो वहां से रिवर्सल का एक इंडिकेशन होता है कि सारा पैसा ऑलरेडी लग चुका है, अब कोई पैसा नहीं आने वाला। अब वहां से रिवर्सल के चांस हो जाते हैं कि अब यहाँ से शॉर्टिंग स्टार्ट होनी है। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स वही शो कर रहा है कि यहाँ पे 100% पोजीशनिंग जा चुकी है, पिछले 6 महीने में हाईएस्ट पोजीशन चल रही है अभी नॉन कमर्शियल प्लेयर्स की। अब यहाँ से एक रिवर्सल के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो रिवर्सल के चांस कब होते हैं, जब ये 90 से लेकर 100% की वैल्यू शो कर रहा हो, है ना, या फिर 0 से 10% की कमर्शियल प्लेयर की दिखाएगा। ये कमर्शियल प्लेयर के केस में 0 से 10% की कर रहा हो ये यहाँ पे। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली 90 to 100% हो जाती है नॉन कमर्शियल की। तो जब ये 90 से 100 ट्रेंड ये पहुंच जाए तो आपको समझ जाना है कि रिवर्सल का इंडिकेशन है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि गोल्ड के अंदर क्या चल रहा है। गोल्ड के अंदर आप देखो 67% है कॉट इंडेक्स, यानी कि जो एक्सट्रीम पे नहीं गया है अभी। अगर ये यहाँ से 100% हो जाता, ठीक है, कमर्शियल का 100% यानी कि नॉन कमर्शियल का 0% का मतलब क्या हुआ, एक्सट्रीम शॉर्ट करके बैठे हैं वो, यहाँ से और ज्यादा शॉर्टिंग की गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ से रिवर्सल होने के चांस है। तो ये थोड़ा सा और 100% 90% को क्रॉस करेगा तो वो ऐसा लेवल होगा हमारे लिए कि वहां से कंफर्म रिवर्सल के चांसेस हो जाते हैं कि यहाँ से गोल्ड के अंदर एक रिवर्सल आ सकता है। और देखिए यहाँ पे ट्रेंड भी शो कर रहा है कि यहाँ से चांसेस किसके, अप ट्रेंड के होने के चांसेस हैं। और डॉलर इंडेक्स के अंदर क्या चांस दिखा रहा था यहाँ पे, डाउन ट्रेंड के चांसेस हैं, यानी कि डॉलर नीचे जा सकता है, गोल्ड ऊपर जा सकता है। तो इनवर्स कोरिलेशन काम कर रहा है कॉट इंडेक्स के अंदर।
तो ये हमारे लिए और स्ट्रॉन्ग बात हो जाती है कि नेट पोजीशंस भी हमारी गोल्ड की डायरेक्शन में बता रहे हैं कि बड़े प्लेयर्स लॉन्ग कर रहे हैं, और साथ में कॉट इंडेक्स हमें रिवर्सल का चांस भी दिखा रहा है कि गोल्ड के अंदर एक रिवर्सल हो सकता है। ठीक है, और पिछले वीक में हमने जो डेटा देखा है सीपीआई डेटा, उसके बेस पे भी हमारा डॉलर का जो आउटलुक है वो नेगेटिव है। तो यहाँ से डॉलर इंडेक्स के अंदर हम एक डाउन ट्रेंड देखने की डाउन ट्रेंड की पॉसिबिलिटी देख रहे हैं इस तरीके से। और गोल्ड के अंदर यहाँ से एक रिवर्सल का चांस आ जाता है आपके लिए, कि गोल्ड के अंदर हो सकता है आपको एक इस तरीके का ट्रेंड देखने के लिए मिले। ओके, तो इस कोड की डेटा के बेस पे हम क्लियरली ये बायस बना रहे हैं अपना कि गोल्ड यहाँ से एक रिवर्सल दे सकता है और एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आई होप आपको पूरी क्लियर पिक्चर हुई होगी कि कॉट रिपोर्ट का आपको एग्जैक्टली कैसे यूज़ करना है। ओके, अब लास्ट में आपको जो एक बात समझनी है वो ये बात समझनी है कि कॉट रिपोर्ट एक सिर्फ कंफर्मेशन टूल है। ये केवल एक सिंगल इस टूल की वजह से आप मार्केट का बायस नहीं बना सकते, कंफर्मेशन नहीं ले सकते। आपको कुछ और चीज़ों की भी जरूरत होगी हमेशा साथ में। तो आपको सिंगल हैंडेडली मतलब सिंगल टूल का यूज नहीं करना कॉट रिपोर्ट का। इसके साथ में अगर आपको बेस्ट कंफर्मेशन चाहिए तो आपको, जैसा कि मैंने सारी चीज़ें आपको मैं सिखा चुका हूँ कि ये बेस्ट कंफर्मेशन टूल है जो कॉट इंडेक्स कॉट रिपोर्ट के साथ आप यूज कर सकते हो, वो इन टूल्स का यूज कर सकते हो। आपको DXY के ट्रेंड का कंफर्मेशन लेना है गोल्ड के लिए, ओके, या फिर किसी करेंसी पेयर के लिए भी, ऐसा जरूरी नहीं गोल्ड के लिए सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ, मैं करेंसी पेयर्स की भी बात कर रहा हूँ। US 2 ईयर बॉन्ड डील का ट्रेंड आपको देखना है चार्ट के ऊपर। मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जैसे कि CPI, NFP डेटा, इंटरेस्ट रेट, है ना, ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसी डेटा को देख के ही बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशनिंग बनाते हैं और वही डेटा आपको फिर बाद में क्वार्टर रिपोर्ट के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, तो इस डेटा को देखना काफी इंपॉर्टेंट है। इस डेटा को देख के आप बता सकते हो कि क्वार्टर रिपोर्ट में भी चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, पिछले वीक में नेगेटिव CPI डेटा की वजह से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट घटने वाले हैं और डॉलर का जो ट्रेंड रहेगा DXY का वो नेगेटिव ही रहने वाला है अपकमिंग वीक्स के अंदर। ओके, इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन इसी के बेस पे बनती है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट घटेंगे, बढ़ेंगे, उसके बेस पे फाइनल पोजीशनिंग बनाते हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं। ओके, तो इंटरेस्ट रेट की एक्सपेक्टेशन क्या है बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। तो अभी हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है घटने की, कि इंटरेस्ट रेट घट सकते हैं यहाँ से। ओके, तो जब ये चीजें आप थोड़ी सी अलाइन कर दोगे क्वार्टर रिपोर्ट के साथ में, तो एक आपका एक सॉलिड सिस्टम तैयार होता है कंफर्मेशन के लिए, चाहे वो किसी फॉरेक्स पेयर्स के लिए हो आपके या फिर गोल्ड के लिए हो। जब ये कंबाइंड आप यूज करना स्टार्ट कर देंगे तब आपका एक ऐसा सिस्टम तैयार होगा जिसको आप लाइफ लॉन्ग यूज कर सकते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में किसी भी फॉरेक्स पेयर को या फिर गोल्ड को आप ट्रेड कर सकते हैं। आई होप आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी क्वार्टर रिपोर्ट के बारे में। अगर कोई भी डाउट फिर भी आपका रह गया हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें मेरे को बताइए, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए डिकोडिंग फॉरेक्स हिंदी।